अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी कि हमारे पास ग्रेडियंट या स्लोप किसे कहते हैं, इंक्लिनेशन क्या होता है और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, उसके बाद इन एक्सरसाइज नंबर 8.1 को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपके लिए बड़ा आसान होता है जब कभी आप कहते हैं कि x इज इक्व टू 2 पॉइंट लोकेट करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में या आप एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो आप इसको इस तरह से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं या लोकेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 1 2 पॉइंट लगा लूँ, 3, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो x इज इक्व टू 2 आपके पास ये पॉइंट है, आपने बड़ा इजीली इसको ड्रॉ कर लिया। अगर मैं यही कहूँ कि y इज इक्वल्स टू 3 लोकेट करें अपने एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो ये 1 2 और लेट्स सपोज 3 ये हैं, तो आपने इस पॉइंट को यहाँ लोकेट कर लिया। ये तो आपने सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ बता दी, लेकिन हम इनको यूँ भी कह सकते हैं कि ये आपने हॉरिजेंटली मेजर कर लिया, ये वर्टिकली मेजर कर लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई लाइन ले लूँ इस तरह से, और इस लाइन का कोई पॉइंट आपसे कहा जाए, जैसे ये सी पॉइंट है, इसको बताएं कि ये पॉइंट क्या है, तो ये एक इंक्लिनेशन है, मतलब एक लाइन ऐसी आगे जो इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के ऊपर वाई, यानी कि इसका कोई ना कोई पॉइंट एक्स से भी आ रहा होगा और कुछ इसका पॉइंट वाई से भी आ रहा होगा। तो इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, ये मैं कैसे बताऊँगी। तो ये बेसिकली आपके पास ग्रेडियंट या स्लोप होती है, जो कि रेशियो होती है। इसका मतलब है कि हम इस पॉइंट को एग्जैक्ट तो नहीं बता रहे यहाँ पे कि ये एक्स और वाई क्या है, लेकिन हम यहाँ पर इनकी स्लोप बताएंगे। स्लोप ये होगी कि हम इनके दरमियान रेशियो ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि हमारे पास जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट को हम स्लोप भी कहते हैं, और ये आपके पास होगा राइज ओवर रन, यानी कि y ओवर x। ये जो आपके पास x की वैल्यू होती है ये रन है, यानी कि x एक्सिस के ऊपर आप कितना जा रहे हैं, और y एक्सिस आपका राइज कहलाएगा कि आप कितना ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जैसे इसकी एग्जांपल आप एक स्लाइड लेते हैं, बच्चों की स्लाइड, वो इसी टाइप की होती है। तो इस इंक्लिनेशन में हम इसकी ग्रेडियंट या स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका हमारे पास फार्मूला होता है। ग्रेडियंट या स्लोप को हम राइज ओवर रन कहते हैं। y की वैल्यू डालें, x की डालें और y ओवर x की फॉर्म में, यानी कि रेशियो की फॉर्म में हम स्लोप बता देते हैं। और इसका एक और नाम भी है, जो कि हम इसको कहते हैं tan थीटा, विच इज़ इक्वल्स टू y ओवर x। ये भी आपकी स्लोप ही कहलाती हैं, ये भी स्लोप है। जैसे आपको पता है tan थीटा, आपने राइट एंगल ट्राइंगल में पीछे 6 चैप्टर में भी पढ़ा है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है। तो ये tan थीटा, अब ये भी हमारे पास बेसिकली परपेंडिकुलर ओवर बेस बन रहा था, इसलिए हमने इसको tan थीटा कह लिया। इस तरह से जब हम 8.1 सॉल्व करेंगे तो कहीं पर हमें ग्रेडियंट या स्लोप दे दी जाएगी और फाइंड आउट हमने इंक्लिनेशन करना है। कहीं हमने इंक्लिनेशन, ये जो एंगल है बेसिकली ये आपका इंक्लिनेशन कहलाता है। तो कहीं पर आपको स्लोप दी जाएगी, इंक्लिनेशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि अब हम एक्सरसाइज 8.1 की तरफ चलते हैं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स ये आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। अब आपको इंक्लिनेशन दे दी गई है, यानी कि एंगल दे दिया गया और आपसे स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वो 0 डिग्री है,
तो मुझे 0 डिग्री दिया गया है और फाइंड जो है वो हमने स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो आपने ये अभी पढ़ा है कि हमारे पास जो स्लोप या ग्रेडियंट होता है इसको हम टैन थीटा भी कहते हैं। अब अगर मुझे सिर्फ एंगल दिया हुआ है तो मैं यही वैल्यू फाइंड लगाऊंगी। वैसे तो ये हमारे पास y/x होता है, लेकिन इसको मैं भी यूज़ नहीं करूंगी क्योंकि मुझे गिवन में सिर्फ एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, इंक्लिनेशन दिया हुआ है। तो मुझे स्लोप फाइंड आउट करनी है। ये बहुत आसान है। आप स्टूडेंट्स इस थीटा की जगह ये वैल्यू डालें जैसे 0 डिग्री और आप इसको कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर सकते हैं। tan 0 डिग्री लिखें तो आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो ग्रेडियंट या स्लोप होगी वो 0 है अगर थीटा 0 डिग्री हो तो, यानी कि ये हॉरिजेंटल है, लाइन हॉरिजेंटल है, इसकी कोई स्लोप है ही नहीं, इसीलिए तो थीटा 0 डिग्री था क्योंकि ये एक हॉरिजेंटल लाइन है। तो इसी के रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ चलते हैं जो कि मैंने यहाँ सॉल्व किए हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ बाकी हम देख लेते हैं 30 डिग्री, 60, 90, 120, ये सारे मैं आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करती हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखें, आपको थीटा अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो ग्रेडियंट आपका tan 30 डिग्री हुआ। जैसे कि मैंने भी आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, आप इसको कैलकुलेटर पे निकालें tan 30 डिग्री तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक और बात स्टूडेंट्स याद रखनी है कि जो आपका कैलकुलेटर है वो डिग्री में होना चाहिए। डिग्री में ऊपर उसकी ऑप्शंस में छोटा सा डी आ रहा होता है, तो वो डिग्री में होगा तभी ये आपसे सॉल्व होगा। अगर आपकी उस ऑप्शन की जगह रेडियन लगा हुआ होगा तो ये आंसर नहीं आएगा। तो आपने पहले कैलकुलेटर को एडजस्ट ऐसे करना है कि डिग्री लगा हुआ हो, रेडियन ना हो बल्कि डिग्री लगा हुआ हो, तो फिर आप इसको निकालें, आपका आंसर आ जाएगा इसी तरह से। इसी तरह अगर आपको थीटा 60 डिग्री दिया है थर्ड पार्ट में तो tan 60 डिग्री आपके पास 1.732 आ रहा है जो कि आपकी स्लोप है। अगर आपको 90 डिग्री दिया हुआ है तो आपकी जो स्लोप है वो अनडिफाइन आ जाएगी, या मैथ एरर भी इसको कहते हैं, कैलकुलेटर देगा, यानी कि ये अनडिफाइन है और ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन होगी जो 90 का एंगल बना रही है। इस तरह से इसकी स्लोप आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये अनडिफाइन हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपको थीटा 120 दिया हुआ है तो आपकी स्लोप क्या है, आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर करें, ये -1.32 रेशो या स्लोप दे देगा आपको। इसी तरह से 150 डिग्री है तो उसके ऊपर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी स्लोप की। नेक्स्ट 170 है, यहाँ पर भी स्लोप लिख लें, ये स्लोप आपके पास आ रही है। थीटा अगर 45.5 दिया हुआ है तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ रही है स्लोप की। इसको कैलकुलेटर पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें कि आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हु स्लोप इज, यानी कि अब आपको स्लोप दे दी गई है और इंक्लिनेशन फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये है कि अब आपको थीटा फाइंड आउट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्लोप दी गई है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें स्लोप दी गई है 0, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने इंक्लिनेशन फाइंड आउट करनी है या एंगल इसका फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के हमारे पास स्लोप या ग्रेडियंट जो होता है वो tan थीटा होता है। अब आपको स्लोप जो है वो 0 अगर दी गई है तो इसका मतलब है कि tan थीटा की वैल्यू 0 दी है, क्योंकि ये स्लोप है। स्लोप मुझे 0 दी हुई है, मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। इंक्लिनेशन यहाँ पे आपने इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो थीटा मेरे पास आ जाएगा, अगर ये tan उस तरफ जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा 0।
इस तरह से। और अगर आप इसको कैलकुलेटर पे tan इनवर्स 0 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 0 डिग्री इंक्लिनेशन है या एंगल बन रहा होगा जब मेरी स्लोप 0 होगी। तो इसका मतलब है कि थीटा या इंक्लिनेशन जो है वो 0 डिग्री है। इसी का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में आपको जो स्लोप दी गई है वो है 0.577, ये स्लोप दी गई है। इसी तरह से हम इसको लिख लेते हैं कि tan थीटा हमें दिया हुआ है विच इज़ 0.77, क्योंकि ये tan थीटा है, यही आपकी स्लोप कहलाती है। अब एंगल निकालना है तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.577। तो आप जब इसको कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे tan इनवर्स 0.577 तो थीटा आपके पास 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंक्लिनेशन है। थर्ड पार्ट में जो हमें वैल्यू दी गई है वो है स्लोप यू हैव गिवन इन -1.732, ये स्लोप दी गई है। तो इसका मतलब है कि हमारा tan थीटा है ये बेसिकली, और फिर मुझे यहाँ माइनस है, यहाँ मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो tan इनवर्स -1.32। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपने याद रखना है स्टूडेंट कि tan इनवर्स के बाद ब्रैकेट में आपने ये -1.732 लिखना है। इसके बाद जो कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू आ जाएगी, जैसे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो -60 डिग्री है, तो आपने इंक्लिनेशन नेगेटिव में नहीं देनी। स्लोप हम जो है वो जो हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो एंगल इसलिए नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हमने इंक्लिनेशन पॉजिटिव बतानी है। तो इसको आप -60 डिग्री भी आंसर ठीक है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट करेंगे। अब ये कन्वर्ट कैसे होता है तो आप इसको यहाँ स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकते हैं अपने XY प्लेन के अंदर। जब ये वैल्यू आपके पास -60 है तो इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज एंगल चल रहा है, -60 डिग्री यहाँ पर है। अगर ये 60 है तो आप इसको पॉजिटिव एंगल में देखना चाहते हैं कि ये क्या है, तो मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड करूँगी। एक्सटेंड करने के बाद आपको याद होगा कि ये वर्टिकल एंगल सेम होते हैं। अगर ये एंगल है तो ये भी वर्टिकल है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। ऊपर नीचे वर्टिकली जो एंगल होते हैं आपने पढ़ा था ऐसे और ऐसे, ये एंगल इसके इक्वल है, 1 और 2 इक्वल हैं। इसी तरह जो 3 और 4 हैं, यहाँ 1 और 2 इक्वल हैं, 3 और 4 हैं, इनको हम वर्टिकल एंगल्स कहते हैं। तो ये वर्टिकल एंगल हैं। इसी तरह ये यहाँ पर, और ये 60 है। अगर ये 60 है तो मुझे ये पता है कि ये 90 डिग्री एंगल है, इसमें मैं ये एंगल ऐड कर दूँ अगर, अब ये भी टोटल 90 होता है तो 90 में से 60 आप माइनस करें, ये 30 डिग्री एंगल होगा। इस तरह 90, ये पूरा मुझे एंटी क्लॉकवाइज एंगल चेक करना था, ये क्या बन रहा है इस लाइन पे। तो ये एंगल 90 + 30 जो है वो 120 आ रहा है। 90 + 30 डिग्री जो है वो 120 डिग्री। इसका मतलब है कि जो एंगल आपका -60 डिग्री पे आंसर देता है वही एंगल आपका इस तरफ से 120 डिग्री के ऊपर भी वही आंसर देगा। इस तरह -60 डिग्री को मैं 120 डिग्री एंगल भी लिख सकती हूँ। तो इंक्लिनेशन मेरी ये होगी 120 डिग्री होगी यहाँ पर। इसके साथ हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो वो भी नेगेटिव ही है। तो 4 पार्ट जो है इसका स्टूडेंट्स वो है स्लोप -0.364। इस तरह आपका tan थीटा जो है वो -0.364 है। तो थीटा इंक्लिनेशन क्या बनेगा, tan इनवर्स -0.364। अब अगर इसको मैं कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करती हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास ये भी -20 डिग्री आ रही है, -20 डिग्री। तो इसको भी आपने स्टूडेंट्स पॉजिटिव में लिख लेना है। ये भी हम चेक कर लेते हैं कि ये -20 डिग्री बेसिकली पॉजिटिव साइड पे क्या बना रहा है।
तो इसको आपने यहाँ पर लिखा, अगर ये -20 डिग्री है और इस लाइन को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ तो वर्टिकली ये 20 डिग्री जो है वो यहाँ पर भी 20 बना रहा है, वर्टिकल एंगल्स हैं। तो ये रिमेनिंग मुझे चेक करना है कि ये क्या है। इस तरह 90 में मैं जब ये रिमेनिंग डालूंगी तो वो वही एंगल पॉजिटिव वाली साइड से आंसर देगा जो -20 दे रहा है। तो ये 90 प्लस, अगर ये पूरा भी आपके पास 90 होता है, 90 में से आप 20, ये 90 है यहाँ तक, तो यहाँ पर 180 है, इन दोनों के दरमियान भी 90 है। तो आप 90 में से अगर 20 माइनस कर दें तो ये आपके पास 70 डिग्री बन रहा है। 70, इसका मतलब 90 प्लस 70 डिग्री अगर मैं करूँ, 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो ये मेरे पास तकरीबन बन जाएगा 160 डिग्री। और इस तरह से 160 के ऊपर भी मेरा आंसर वही होगा जो अगर मैं tan -20 डिग्री लूँ या tan 160 लूँ, दोनों का आंसर सेम होगा। दोनों का आंसर जो है वो -0.364 होगा, दोनों का आंसर कैलकुलेटर को पुट। तो इसलिए मेरे पास जो थीटा है यहाँ पे 160 डिग्री भी हो सकता है और 20 डिग्री भी हो सकता है। ये मेरी रिक्वायर्ड इंक्लिनेशन आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग। अब आपसे यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन में स्लोप और इंक्लिनेशन दोनों पूछे गए हैं, जबकि आपको 2 डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। अब हम पॉइंट्स से स्लोप, ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करते हैं या एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम देखते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है, अगर आपको एक A पॉइंट 26 दिया गया है और B पॉइंट आपको 58 दिया गया है, तो हमने फाइंड करना है ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन। अब किसी भी लाइन पर अगर हमें फाइंड आउट करना है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन बनेगी, तो इस तरह लाइन से हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो इसका फार्मूला आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये क्या होता है। अगर हम यहाँ पर स्लोप ले रहे हैं, जैसे स्लोप मैंने दी 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो वो होगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब आपने ये याद रखना है कि 2 पॉइंट्स पर हम स्लोप इस तरह लेते हैं, जैसे a के पॉइंट को अगर आप x1 y1 कह लें। ये आपने 7 चैप्टर में पढ़ा था कि ये ऑर्डर पेयर होता है, पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो मैंने a के पॉइंट को x1 y1 कह दिया और b के पॉइंट अगर मेरे पास x2 और y2 है, तो 2 पॉइंट्स के दरमियान आपने स्लोप कैसे फाइंड आउट करनी है। स्लोप का फार्मूला होगा y2 माइनस y1। उसी तरह से आपके पास y ऊपर आएगा राइज और रन नीचे आएगा x2 माइनस x1। और अगर मैं यहाँ वैल्यूज़ डालूँ यहाँ से, तो यह आ जाएगा 8 माइनस 6, क्योंकि y2 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2/3। इस तरह से जो स्लोप ऑफ लाइन आपके पास AB की आ रही है, लाइन AB की स्लोप वो 2/3 है। और स्लोप को स्टूडेंट्स आपने ये भी याद रखना है, हम M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो सेकेंड पॉइंट था वो ये था कि इंक्लिनेशन फाइंड आउट करनी है। आपके पास स्लोप आ चुकी है, इस स्लोप को यूज़ करके आप इंक्लिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एज वी नो दैट स्लोप आपके पास tan थीटा के इक्वल होती है, जो कि हमारे पास अब 2/3 आ चुकी है। तो इंक्लिनेशन जो है वो आपके पास एंगल है थीटा, तो इंक्लिनेशन आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 2/3। तो इसको उसी तरह से जब आप कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे tan इनवर्स 2/3, तो ये ऑलमोस्ट 33.69 डिग्री आपके पास इंक्लिनेशन आ जाएगी। इस तरह से ये आपने 3 पार्ट सॉल्व करना है। 3 पार्ट
में आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान स्लोप इस तरह से निकालनी है, क्योंकि अब हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अब हम इसी के सेकंड और थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने सॉल्व किए हैं। स्टूडेंट्स आप इनको देख लें। जैसे आपको सेकंड पॉइंट में बुक पर अगर आप देखें 8.1 में, तो सेकंड पॉइंट में आपको ये सी और डी 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, -2, 4, 1, -3। इसमें भी आपने स्लोप और इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है। इसको मैंने x1 y1 कह दिया, x2 y2। तो स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स आपके पास हमेशा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होगी। इस तरह से यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ डाल दी हैं। तो ये आपके पास -3 -4। आपने स्टूडेंट्स इसको याद रखना है इसमें एक चीज़ कि हम यही स्लोप y2 माइनस y1 अगर मैंने लिखी है तो आप इसको y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। लेकिन जो आप पहले पॉइंट लिखेंगे, जिस भी पॉइंट का पहले कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं y1 अगर माइनस y2 लिख रहे हैं, तो नीचे भी x1 माइनस x2 होगा। जैसे यहाँ y2 माइनस y1 अगर लिखा है तो x2 माइनस x1 है। तो इसको आप याद रखें। तो ये दोनों आप लगा सकते हैं, दोनों से आंसर आपके पास सेम आएगा। ये मैंने अप्लाई किया है इसके ऊपर। तो यहाँ पे -7, ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और इस तरह से ये -7/3 स्लोप आ गई आपके पास सी डी लाइन की। अब इंक्लिनेशन के लिए आपने चूँकि स्लोप फाइंड आउट कर लिया है, जो कि -7/3 है। tan थीटा आपके पास स्लोप है, ये आ जाएगा। यहाँ से इंक्लिनेशन लेने के लिए हम हमेशा tan थीटा लेंगे, एंगल यहीं से आएगा। तो एंगल आपके पास -7/3 आ जाएगा, जो कि -67 डिग्री है। और इसको आप 113 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको अभी पिछले पार्ट्स में भी बताया था कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा फिर आप देख लें कि मैं इसको पॉजिटिव वे में कैसे देखूंगी। अगर ये -67 है तो इसका मतलब है ये यहाँ पर कहीं है, नीचे वाली साइड पे -67। इसी लाइन को आप एक्सटेंड करें, वर्टिकल एंगल यहाँ पर 67 आ जाएगा। दोनों सेम है, ये 67 है तो ये भी 67 होगा, लेकिन ये पॉजिटिव साइड पे है। तो रिमेनिंग आपके पास 90 में से अगर आप माइनस कर रहे हैं तो ये 23 रह जाएगा। इस तरह 90 + 23 जो है वो आपके पास 113 डिग्री आ जाएगा। तो ये मैंने इस तरह से ये एंगल लिखा है। अब थर्ड पार्ट इसका आप देख लें। ये भी हमने x1 y1 और x2 y2 ले लिया। स्लोप आपके पास y2 माइनस 1 x2 माइनस x1 है, और यहाँ पर वैल्यूज़ लगाने से माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये -3 + 2, और इस तरह से आपके पास ये स्लोप 1/7 आ गया। माइनस आपस में कैंसिल हो गए। इंक्लिनेशन के लिए tan थीटा 1/7 है, तो थीटा = tan इनवर्स 1/7 आपको 8.13 डिग्री ऑलमोस्ट देगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ ए एंड बी फाइंड, ए और बी 2 पॉइंट दिए गए हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि हमें स्लोप ऑफ ए बी निकालनी है। स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगी तो हमने एक ऐसी लाइन की स्लोप निकालनी है जो कि इस ए बी लाइन के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ए पॉइंट आपको -26 दिया गया, जबकि बी 7 -3 है। सबसे पहले तो हमने इसकी स्लोप इस लाइन की निकालनी है जिसके पॉइंट ए बी हैं। अगर ए यहाँ पर है, बी यहाँ है, तो आपने इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है। स्लोप के लिए वही फार्मूला है जो अभी हमने डिस्कस किया, x1 y1 x2 y2। तो स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी, लेट्स सपोज ये m1 है, तो हमारे पास जो m1 है वो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज़ डालने से स्टूडेंट्स ये -3 -6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस इंटू -2 आ जाएगा। यहाँ से -9/7 + 2 हो जाएगा, -9, ये भी 9 आ गया।
इस तरह से आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन ए बी जो है m1 जिसको हमने कहा है ये -1 आपके पास आ गई है। अब स्टूडेंट्स जो इसका पहला पार्ट है उसमें ये कहा गया है कि आपने ऐसी लाइन की स्लोप निकालनी है जो इससे पैरेलल है। तो सबसे पहले हम इसकी स्लोप निकालने के लिए आप यहाँ पर 2 पॉइंट्स याद रखें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो ये है कि अगर आपकी 2 लाइंस पैरेलल हों, इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस, तो आपने ये याद रखना है कि अगर 2 लाइंस की बात हो रही है और वो दोनों पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप हमेशा इक्वल होगी। ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। और सेकंड पॉइंट आपने ये याद रखना है कि अगर वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो वो आपके पास स्लोप इस तरह से होती है कि एक की स्लोप जो दूसरे के रेसिप्रोकल माइनस के साथ रेसिप्रोकल करने से आएगी। और इसी को हम इस तरह से भी लिखते हैं कि अगर दोनों की प्रोडक्ट, दोनों स्लोप्स की प्रोडक्ट जो है वो -1 देगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो यह है कि वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगी माइनस साइन के साथ। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी, तो अगर वो लाइन की स्लोप जो हमने फाइंड आउट करनी है वो पैरेलल है m1 के, लेट्स सपोज रिक्वायर्ड स्लोप बी m2, फर्ज करें वो m2 थी तो वो m1 के पैरेलल हो जाएगी इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो फिर वो m2 आपके पास -1 ही होगी, ये आ जाएगा यहाँ से। और अगर आपके पास वो परपेंडिकुलर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपके पास m2 जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन परपेंडिकुलर केस, परपेंडिकुलर टू ए बी, अगर वो परपेंडिकुलर है ए बी के तो जो आपकी m2 रिक्वायर्ड स्लोप है वो किसके इक्वल होगी, -1/m1। और m1 आपने -1 निकाली हुई है स्लोप पीछे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1 इसी स्लोप को उल्टा कर दूं तो ये मेरे पास +1 आ जाएगी। साथ एक नेगेटिव भी लगाना है तो वो उसकी वजह से +2 हो गया। तो इस तरह से जो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप होगी वो हमारे पास 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड x if the slope of line passing through AB is 4। अब हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास हमने x फाइंड आउट करना है अगर स्लोप ऑफ लाइन पासिस थ्रू, इन दोनों की स्लोप 4 हमें गिवन हो। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि अगर हम a और b ले लें। क्वेश्चन नंबर 5, a हमारे पास है 3x एंड b हमारे पास है 5, 8। फाइंड x आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो वही है कि मैंने जैसे आपको बताया इसको x1 y1 कह लें और ये x2 y2 है। तो जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ ए बी, वो हमारे पास होगी y2 - y1 ओवर x2 - x1। यहाँ से ये इस तरह से 8 माइनस x आ जाएगा और 5 - 3 ये आ जाएगा। बट इन गिवन कंडीशन आपको गिवन ये है कि जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है, यानी कि ए बी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो स्लोप है वो आपको 4 गिवन है। इस तरह मेरे पास ये जो स्लोप ऑफ ए बी है ये 4 के इक्वल है, यानी कि 8 - x 5/3 = 4 है। ये आपको गिवन है ये आपको।
तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे इसको 8 माइनस एक्स ओवर 2 इक्वल टू 4 लिखें, फिर ये वहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर आ जाएगा 8, और इस तरह अगर आप 8 इस तरफ ले आए -8, ये +8 था, इधर आके -8 हो जाएगा, जबकि आपका x उधर जाके पॉजिटिव x हो जाएगा, और ये 8 + -8 0x। तो इस तरह से आपने x को फाइंड आउट कर लिया, ये आपकी x की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड k if lines passing through a b c d are parallel। फाइंड k हमने फाइंड आउट करना है इफ लाइंस, मतलब दो लाइंस हैं पासिंग थ्रू ए बी एंड सी डी। ए बी से बनने वाली एक लाइन है, एक लाइन सी डी से बनने वाली है, तो हमने k फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर फर्ज करें ये आपकी ए और बी दो पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बन रही है, जबकि सी और डी दो पॉइंट्स को मिला के दूसरी लाइन बन रही है, और आपको गिवन ये है कि ये दोनों लाइनें, ये जो दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी, जैसे ए बी लाइन है, तो इससे बनने वाली स्लोप को लेट्स सपोज आप m1 कह लें, और इससे बनने वाली स्लोप को आप m2 दे दें, तो पैरेलल केस में आप m1 को m2 के इक्वल लेंगे। पैरेलल देने का मतलब ये है कि दोनों लाइंस जब भी पैरेलल होंगी उनकी स्लोप को इक्वल ले लें, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ए के पॉइंट्स हैं K2, B के पॉइंट्स हैं 3, 5, और इसी तरह C के पॉइंट्स हैं 5, -1, D आपके पास है 8, 7। तो सबसे पहले हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू m1 एंड द स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू m2। तो इन दोनों की स्लोप्स को हम एक दूसरे के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि फाइंड के फाइंड आउट करें, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब स्लोप ऑफ ए भी हम कैसे निकालेंगे, तो उसको उसी तरह से x1 y1 और इसको x2 y2 अगर हम ले रहे हैं, तो मेरे पास जो स्लोप ऑफ ए बी है यानी कि m1, अब मैं इसको लिख रही हूँ, तो m1 मेरे पास आ जाएगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर आप इसमें वैल्यूज़ यहाँ से डालें तो ये x2 मतलब 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस के, जो कि आपके पास 3/3 माइनस के आ जाएगा, ये m1 है आपके पास। और अब हमने जो m2 निकालना है, स्लोप है ऑफ सी डी की स्लोप m2 है, तो यहाँ हम m2 यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपके लिए यहाँ फिर लिख देती हूँ, सी पॉइंट ये है और डी हमारे पास ये है। तो हमारे पास जो m2 स्लोप होगी, अगर मैं इन पॉइंट्स को लेट्स सपोज ये x3 y3 कह लें आप इसको, और इसको x4 y4 कह लें, तो स्लोप आपके पास उसी तरह से होगी y4 माइनस y3 और x4 माइनस x3। ये मैं आपको पहले भी बता चुके स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y3 माइनस y4, फिर इधर x3 माइनस x4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर वो पॉइंट्स डाल दें सी डी के, जैसे 7 माइनस इंटू -1 आ जाएगा, ये माइनस फार्मूले का होता है, और 8 माइनस 5 आ जाएगा। इस तरह से ये 7 + 1 और 8 माइनस 5 3, ये आपके पास आ जाएगा 8/3 m2। अब हमने जैसा कि देखा था कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि ये दोनों स्लोप्स जो हैं वो पैरेलल हैं। तो इन पैरेलल केस हमें पता है कि दोनों स्लोप्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, एज बाय गिवन condition slopes are equal।
जैसा कि आपको लाइंस पैरेलल दी थी तो स्लोप जो है वो इक्वल हो जाएंगी, m1 इक्वल टू m2। तो जो हमने m1 और m2 आपस में इक्वल लेने हैं तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये m1 स्टूडेंट्स आपके पास 3/3 माइनस के था, इसको हम लिख लेते हैं 3/3 माइनस के, जबकि m2 जो है वो आपके पास 8/3 है, 8/3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 3 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू यहाँ 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 माइनस के आ जाएगा। तो ये 9 इज इक्वल टू 8k। इस तरह से आपने 8k फाइंड आउट करना है तो इसको इस तरफ ले आते हैं, जो 24 माइनस 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास 15 आ जाएगा और k आपके पास ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो जाएगी 15/8। तो ये आपका आंसर होगा इसका, जो हमें k फाइंड आउट करना था। तो ये स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू होगी k। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड k इफ लाइन पासिंग थ्रू PQ एंड RS आर परपेंडिकुलर। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बिल्कुल 6 क्वेश्चन की तरह है। वहाँ पर भी आपको 2 लाइंस दी हुई थी, AB को मिला के एक लाइन, एक CD को। तो यहाँ पर भी इसी तरह से है, एक हमें PQ को मिला के एक लाइन दी गई है और एक RS को। इन दोनों लाइंस को जो आपके पास परपेंडिकुलर है, फ़र्क सिर्फ ये है वो पैरेलल थी, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हम यूज़ करेंगे जिससे हमारा के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप इसको देखें, उसी तरह से किया है जैसे PQRS आपको दिए हैं। PQ को मिला के एक लाइन बन रही है और RS को मिला के एक लाइन बन रही है, बस इनमें ये फ़र्क है कि ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि एक अगर आपके पास लेट्स सपोज P और Q को मिलाने वाली लाइन यूँ है तो R और S को मिलाने वाली लाइन इस तरह से उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 का एंगल बना रही है। जब भी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तो इसका मतलब होता है कि वो एंगल 90 का बना रही हैं। जैसे अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे आप इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करें। सपोज स्लोप ऑफ द लाइन PQ से बनने वाली जो लाइन है उसकी स्लोप को अगर हम M1 ले लें और RS से बनने वाली लाइन की स्लोप को M2 ले लें, जैसे इसकी स्लोप हमने M1 ले ली और इसकी स्लोप को हमने M2 ले लिया, तो PQ पॉइंट्स को यूज़ करके स्टूडेंट्स M1 स्लोप निकाल लें। ये उसी तरह से आपके पास आएगा, x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब मैंने यहाँ डायरेक्ट पॉइंट्स डाल दिए, आप इसको सॉल्व कर लें, इजीली आ जाएगी। ये M1 आ गई। इसी तरह R और S को आप यूज़ करके इसको आप x3 y3 कह सकते हैं और x4 y4, इसको यहाँ पे फार्मूले में डाल के निकाल लें। ये M2 आ गई है। अब हमें गिवन कंडीशन ये थी कि 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो ये आपको गिवन है, ये गिवन कंडीशन थी हमारी कि अगर दोनों लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर की जो आपके पास कंडीशन होती है वो ये होती है कि एक स्लोप जो होती है वो दूसरी को उल्टा करके और साथ माइनस मल्टीप्लाई करने से आ जाती है, उनके दरमियान ये कंडीशन होती है। ये मैंने आपको बताया था कि आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि M1 M2 दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और इक्वल टू -1 ले लें, ये इस तरह भी ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया है कि M2 स्लोप थी मेरे पास, ये मैंने इसको एज इट इज़ ले लिया, और जो M1 स्लोप है अगर आप उसको देखें तो वो M1 मेरे पास 1 थी, इसको मैंने माइनस के साथ उल्टा कर दिया, ये आ गई। और इस तरह से यहाँ से ये 1 तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया और 5 वहाँ -5 आ गया और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज़ करके इस तरह से आपके पास ये k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यह है, यूजिंग स्लोप प्रूव दैट पॉइंट्स x y z आर कोलिनियर।
अब हमें ये बताना है कि स्लोप्स को यूज़ करते हुए हमें ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर हैं। तो कोलिनियर का क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर आप थोड़ा सा इसकी एक कंडीशन याद रख लें कि कंडीशन क्या है आपके पास। कंडीशन ये है कि अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, आप उनको कोलिनियर कह रहे हैं। कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि जैसे एक लाइन है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं, इसको कोलिनियर कहते हैं। तो स्लोप्स के साथ हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोलिनियर हैं? तो ये बहुत आसान है। अगर इन दोनों की स्लोप m1 ले लें, इन दोनों की m2 ले लें, और इसी तरह से a और c की स्लोप को हम m3 ले लें, तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये सारी आपस में इक्वल होनी चाहिए। m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, तीनों की स्लोप्स निकाल लें अगर हम, और वो इक्वल हो, तो इसका मतलब होता है कोलिनियर है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि आर कोलिनियर इफ ग्रेडियंट और स्लोप्स ऑफ ए बी से जो आप स्लोप लेंगे, जैसे आपने उसको m1 कह दिया, बी से लेंगे उसको आपने m2 कह दिया, और ए सी से जो ली है वो m3 है, ये सारी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे x1 y1 ये पॉइंट लिए हैं, x2 y2 और ये x3 y3, ये तीनों पॉइंट्स आपको गिवन थे। ये बताना है कि ये कोलिनियर हैं। तो अगर स्लोप में एक्स वाई की ले रही हूँ जिसको आपने m1 कहा हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगी। ये वही फार्मूला है, इसको आप यहाँ डालें, सॉल्व करें तो 5/2 आ रहा है। इसी तरह स्लोप ऑफ वाई जी जो है वो आपके पास y और z के पॉइंट्स यूज़ करने से आ रही है, और जो स्लोप ऑफ z वाई जी हैं वो आपके पास ये आ चुकी है, और जो स्लोप ऑफ x z या z x हैं वो आपने ये पॉइंट्स यूज़ किए हैं। z और x के पॉइंट्स यूज़ करने से ये स्लोप आ चुके हैं। और अगर आप देखें तो 1 में देखें 5/2 स्लोप आ रही थी, अगर आप 2 में देखें तो 5/2 स्लोप आ रही थी, और अगर आप 3 पॉइंट में देखें तो भी 5/2 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो तीनों स्लोप्स हैं ये हमें बता रही हैं कि वो सेम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x, y और z जो वो 3 डिफरेंट पॉइंट्स थे आपके पास, वो एक ही लाइन के ऊपर हैं। यानी कि यहाँ अगर x है, यहीं y है और यहीं पर z है, तीनों की स्लोप सेम आ गई है। तो ये आपके पास कोलिनियर होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ़ पॉइंट p q r आर कोलिनियर। तो आपको वैल्यू पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए, y फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, जबकि p q और r कोलिनियर है। ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है कि वो तीनों कोलिनियर हैं। तीनों की जो आप डिफरेंट स्लोप्स निकालेंगे p q q r और r p की, वो तीनों आपस में स्लोप्स इक्वल हैं, सिर्फ आपने y फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे भी सॉल्व किया है। फाइंड y, आपने y फाइंड आउट करना है, p q r दिया गया है, आर कोलिनियर ये आपको गिवन है। तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि मैंने स्लोप ऑफ पी क्यू यानी पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को यूज़ करके स्लोप निकाली है, जो कि उन दोनों के पॉइंट्स यूज़ करके यहाँ डाली है। तो ये 2 - y आ गई। इसी तरह जो सेकंड स्लोप है वो मैंने q और r को यूज़ करके निकाली है, और सेकंड स्लोप आपके पास y3 - y2 और q और r के पॉइंट्स यूज़ करने से ये आ गई है। यहाँ पर आपको, जैसे कि हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि हमारे पास तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स सिर्फ 2 स्लोप्स निकाली थी, इन दोनों को इक्वल ले लिया है, तीसरी की ज़रूरत नहीं है। 2 स्लोप्स को ही इक्वल लेने से हमारा अननोन पॉइंट आ जाएगा। तो ये दोनों चूँकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर थे, तो यहाँ पर कोलिनियर की होने की वजह से दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल आएंगी, और इस तरह से ये आप कह सकते हैं कि ये m1 = m2 है। अगर आप इसको m1 कह रहे हैं और ये आपके पास m2 है, तो ये m1 = m2 है। ये आपको गिवन है कि वो कोलिनियर हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। y को सेपरेट करें, y को उस तरफ ले जाएं, -1 प्लस हो जाएगा, और ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू आपके पास +1 आ जाएगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव बाय यूजिंग स्लोप्स दैट पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने ये बताना है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो वो तीनों पॉइंट जो हैं वो किसी राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, और यूज़ हमने स्लोप को ही करना है। स्लोप्स को हम यूज़ करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो हम लिख लेते हैं। ए बी एंड सी, ये पॉइंट्स थे हमारे तीनों। अब ये राइट एंगल के ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, हमने ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट्स ये याद होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होती हैं ऐसे, उसमें 2 लाइंस मिलकर 90 का एंगल बना रही होती हैं। 2 लाइंस, कोई सी भी 2 लाइंस मिलकर 90 का एंगल बनाएंगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह से हम अगर इन पॉइंट्स को नाम दे दें, जैसे इस ट्रायंगल को मैं नाम दे दूं ए बी सी डी का, तो मुझे यहाँ से, जैसे मैंने इनको ए बी सी का नाम दे दिया है, तो ए बी की जो स्लोप है इसको अगर मैं M1 कहती हूँ और बी सी की M2, तो M1 और M2 को आपस में मल्टीप्लाई करने से -1 आना चाहिए। ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन होती है। ये आपने याद रखना है कि 2 लाइंस की अगर परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो उनके दरमियान क्या कंडीशन होगी कि उन दोनों की प्रोडक्ट -1 क्या इक्वल आना चाहिए, उन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो एक स्लोप होगी वो दूसरे का माइनस के साथ रेसिप्रोकल होगी। ये और ये एक ही चीज़ है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप इधर लिख लें वही बन जाएगा। तो अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये तो मैंने वैसे आपको एग्जांपल दिया है। अब हम इन सब लाइंस के सारों की स्लोप्स निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि कौन सी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, स्लोप ए बी से स्टार्ट करते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, लेट्स सपोज हमने उसको M1 लिया था, और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो अगर मैं ए बी के दरमियान निकाल रही हूँ तो मेरे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होगा। यहाँ पर आप पॉइंट्स डालें, अगर ये वाले पॉइंट्स हम डालें तो मेरे पास आ जाएगा y2 ये है माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये -5 + 1 और ये -8, यहाँ से मेरे पास -4 बाय -8 आएगा, और ये माइनस भी कैंसिल हो गए। 1/2 यानी कि स्लोप ऑफ ए बी या M1 जो है वो मेरे पास -1/2 है। सो ये माइनस कट गया, +1/2। अच्छा, नेक्स्ट हमने स्लोप ऑफ बी सी निकालनी है। बी सी, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन बी सी जो है वो M2 है, और वो M2 कैसे आएगी, बी और सी को जैसे y3 माइनस y2 करेंगे। अब हम y3 माइनस y2 ओवर x3 माइनस x2, तो ये वैल्यूज़ आप जब डालेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y माइनस y2 और x3 माइनस x2। तो ये आपके पास दोनों प्लस हो रहे हैं, 3 + 5 और ये भी 1 + 5। इस तरह से ये 4/3 आ गई आपके पास M2 4/3 आ गई। अब हम लास्ट लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए सी आपने ए और सी के पॉइंट्स को यूज़ करना है। y3 माइनस y1 से स्टार्ट होगा,
तो y3 माइनस y1 ओवर x3 माइनस x1। इस तरह से y3 है आपके पास 3 माइनस इंटू माइनस 1 y1 था, और 1 माइनस 3, इस तरह से ये 3 प्लस 1 माइनस 2 आ जाएगा, जो कि आपके पास ये 4 बाय माइनस 2 आ जाएगा। 4 बाय माइनस 2 ये, तो ये आपके पास इस तरह से -2 आ गई है स्लोप 3। m3 आपके पास जो हमने ली थी, ये आपके पास स्टूडेंट्स जो स्लोप AC की थी ये m3 थी, ये हमारे पास आ गई m3 आ गई -2। अब हम इसको एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं। मेरे पास m1 1/2 थी, m2 जो है वो मेरे पास 4/3 है, और m3 जो है वो -2 आ रही है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मुझे देख के लग रहा है कि अगर मैं इनको m1 और m3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, m1 और m3 को, तो ये क्या आ जाएगा, m1 आपके पास है 1/2, जबकि m3 है -2, और ये कैंसिल करके -1 आ रहे हैं। इसका मतलब कि m1 और m3 आपको -1 दे रहे हैं। जो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है वो इस तरह से है कि आपके पास जो m1 स्लोप थी वो AB की थी, और जो आपके पास AB की स्लोप m1 थी, और m3 जो है वो AC की स्लोप है। तो C यहाँ रख के A और B मैं ऐसे रख सकती हूँ, यानी कि AB की जो स्लोप आपके पास, ये स्टूडेंट्स इसको आप बल्कि ठीक कर लें, ये इस तरह से होगी। A इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो A B और C, AB की जो स्लोप थी वो m1 हमने ली हुई थी, और AC की स्लोप m3 थी, और ये m2 थी। इसका मतलब हुआ कि ये आपके पास परपेंडिकुलर शो कर रही है फिगर से, m1 और m3 आपस में परपेंडिकुलर आ रही हैं। ये हमारे पास प्रूफ हो गया है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हेंस पॉइंट्स A, B and C are the vertices of a right triangle. Vertices of the right triangle by using slope, ये आपके पास प्रूफ हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में यूजिंग स्लोप प्रूव दैट ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। अब आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ये हमने बताना है। यहाँ पर भी हम स्लोप्स को यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, और ये बताएंगे कि ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो इसके लिए हम पैरेललोग्राम की कंडीशन यूज़ करेंगे। तो ये देखते हैं हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 को देखें आप। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसका नोट लिखा है कि इन कोई भी आपके पास जो पैरेललोग्राम होती है, देखें वो इस तरह की फिगर होती है जिसमें जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम में हमेशा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और ये आपने अभी पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होंगी। अगर ये दो मेरे पास आमने सामने वाली साइड्स m1 और m2 साइड्स आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब कि m1 और m2 स्लोप इक्वल हैं। इसी तरह अगर ये दोनों लाइंस आपके पास पैरेलल हैं पैरेललोग्राम के अंदर, तो m4 और m3 आपस में इक्वल होंगे। तो बस इसी कंडीशन को हमने इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, आपके पास A B C D पॉइंट्स हैं। आपके पास ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी, A B C D। आपको एक ही डायरेक्शन में चलना होगा, A B C D। अगर आप इधर A रख रहे हैं, इधर B रखना है, तो फिर आपने इसी को कंटिन्यू करना है, A B C D इस तरह से। और मैंने A B को स्लोप को लेट कर लिया m1, ये m2, m3, m4। तो हम चारों पहले स्लोप्स फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मैंने स्लोप ऑफ A भी निकाली है स्टूडेंट्स, ये उसी तरह से उन दोनों A और B के पॉइंट्स यूज़ करके निकाली हुई है। इसको आप खुद इजीली कर सकते हैं सॉल्व। स्लोप ऑफ द BC निकाली है m2,
ये भी इनके पॉइंट्स बी और सी के यूज़ करके निकाले हैं। और स्लोप ऑफ द सी डी जो है वो हमारे पास ये M3 है, जो कि मैंने सी और डी के पॉइंट्स यूज़ करके निकाले हैं। और इसी तरह ये आपके पास स्लोप ऑफ डी ए आ जाएगा। डी ए स्लोप जो है वो डी और ए के पॉइंट्स को यूज़ करके निकाला गया। अगर अब आप इन चारों स्लोप्स का मुआवजा करें, आप इनको देखें, तो आपको पता चलेगा कि M1 स्लोप M3 के इक्वल आ रही है, क्योंकि M1 और M3 दोनों आपके पास 1/4 हैं। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं कि M1 आपके पास 1/4 है और M3 भी 1/4 है। इसी तरह M2 और M4 दोनों की वैल्यू 1/2 आ रही है। इस तरह ये दोनों स्लोप्स भी आपस में इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि इनकी लाइंस पैरेलल हैं। हैंस बाय गिवन पॉइंट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम बिकॉज opposite sides are parallel. पैरेलल है, ऑपोजिट साइड पैरेलल है, इसीलिए उनकी स्लोप्स भी आपस में इक्वल हैं। आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इसी तरह से स्टूडेंट्स पी क्यू आर एस दिया गया, दी वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ये आपको गिवन है कि वो वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम है। फाइंड एक्स वाई। अब पी भी इसी के अंदर मौजूद है, सिर्फ एक्स वाई अननोन है जो आपने फाइंड आउट करने हैं। ये पैरेललोग्राम है फिगर, ये आपसे ये नहीं पूछा गया कि है कि नहीं है, लेकिन ये आपको गिवन है कि ये है पैरेललोग्राम। हमने सिर्फ इसके पॉइंट्स एक्स वाई अननोन निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी स्टूडेंट्स मैंने सॉल्व किया है। इसको आप देखें, पी क्यू आर एस दिया गया है, ये आपके पास इस तरह की डायग्राम बनेगी और आपने पी एक्स वाई फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर भी स्लोप्स की कंडीशन यूज़ करूँगी कि अगर पी क्यू और आर एस दो लाइन पैरेलल हैं तो M1 और M3 इक्वल होंगी आपस में स्लोप्स। और इसी तरह अगर R Q और S P दो पैरेलल लाइन हैं तो M2 और M4 इक्वल होंगी, जहाँ से मेरे पास एक X Y अननोन P की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ P Q आपने M1 निकाली है, जिसमें आपने P और Q दोनों के पॉइंट्स को यूज़ करके स्लोप्स फाइंड आउट किए हैं, और Q और R के पॉइंट्स को भी यूज़ करके हमने यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास 2/3 आ गई थी। तो ये हमने आर एस फाइंड आउट किया है, स्लोप ऑफ M3 आ जाएगी। आर और एस के पॉइंट्स को यूज़ किया है। स्लोप आपके पास एक ही तरीका है फाइंड आउट करने का, जो कि मैंने आपको बताया था। 2 पॉइंट्स के दरमियान स्लोप ऐसे ही होती है कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये नेम्स आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। उसके बाद M3 की स्लोप -1/3 आ गई है। स्लोप ऑफ SP जो है वो M4 थी, जो कि S और P पॉइंट के दरमियान हमने स्लोप निकाली थी। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन P Q R आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हमारे पास M1 स्लोप M3 के इक्वल है, जबकि M2 स्लोप जो है वो M4 के इक्वल है। तो इसको स्टूडेंट्स आप इस तरह से कर सकते हैं कि M1 की स्लोप आपने ये लिखी, M3 की स्लोप ये हमने पीछे फाइंड आउट किए। यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 3 यहाँ आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जबकि ये -1 इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे दोनों वैल्यूज़ के साथ, 3 2 6 -3y, और ये माइनस अंदर दोनों माइनस को प्लस कर देगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन बना लिया, कांस्टेंट एक साइड पे कर लिया और एक्स वाई वेरिएबल एक साइड पे। इसी तरह यहाँ जो M2 और M4 स्लोप थी, इन दोनों को भी आपने इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। और ये 220 माइनस 2x 3x माइनस 3y आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने एक इक्वेशन बना ली जिसमें एक्स वाई एक साइड पे है और कांस्टेंट एक साइड पे है। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास 2 इक्वेशन है, इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। किसी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दें, एक्स या वाई को, तो मैंने यहाँ इन्हें ऐड किया है। ऐड करने से वाई एलिमिनेट हो रहा है, जहाँ जबकि ये ऐड हो रहे हैं, 2 और 1x 3x हो जाएंगे, 17 और 4 21। इस तरह से आपके पास यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो कैंसलेशन के बाद 7 आ रही है,
जबकि इस वैल्यू को जो आपके पास इक्वेशंस, आपने दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाई थी, इक्वेशन 1 और 2, उनमें से मैंने इक्वेशन 1 में x की वैल्यू डाली है, तो वहाँ से आपको ये सॉल्व करने से y को सेपरेट करें, क्योंकि हमने x फाइंड आउट करना है, 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये 3y माइनस 3 और ये -1 आ गया। और ये जो p आपको फाइंड आउट करना था x और y, तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -1 लिख दी है। इस तरह से ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस आर ए बी सी, फाइंड द 4 वर्टेक्स। अब यहाँ पर आपको एक रोम्बस फिगर दी गई है। रोम्बस जो होती है वो पैरेललोग्राम की ही एक फॉर्म होती है, इसको पैरेललोग्राम ही समझ लें। तो पैरेललोग्राम के अंदर 4 साइड्स होती हैं, तो ए बी सी दी गई है, जबकि डी जो है आप डी सपोज कर लें वो अननोन है। फाइंड 4th वर्टेक्स, हमने 4th वर्टेक्स इसका फाइंड आउट करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 में पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको लिख लें स्टूडेंट्स। ए आपके पास है 2 - 1, बी 3 4 और सी -2 3 है। और फिगर जो है वो आपके पास रोम्बस है, रोम्बस है। और 4th वर्टेक्स जो है वो हम इसका सपोज कर लेते हैं। लेट 4th वर्टेक्स बी डी, जिसके कोऑर्डिनेट्स x y हमने रख लिए हैं, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। अब रोम्बस भी आपके पास ऐसे पैरेललोग्राम की तरह की फिगर होती हैं, तो अगर ये ए बी सी हैं तो ये डी पॉइंट है, जो कि एक्स वाई है, हमने फाइंड आउट करना है। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे हमने पैरेललोग्राम किया। हम सारों की स्लोप्स निकालेंगे, जैसे ए बी की m1 होगी, सी बी की आप m2 ले लें, डी सी की 3 और ये 4। तो यहाँ से हम पैरेललोग्राम की कंडीशन यूज़ करेंगे। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम ही है, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन यूज़ करते हुए आप ये कह सकते हैं कि m1 स्लोप जो होगी m3 के इक्वल होगी, और आपके पास जो m2 होगी वो m4 के। इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके हम एक्स वाई फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ए बी से, यानी कि ए बी की जो स्लोप है वो m1 है, और वो आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से मैं इसको स्टूडेंट्स अब डायरेक्ट लिख रही हूँ। y ये हमारे पास सेकेंड वैल्यू है, y - y1, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो ये आपके पास 4 + 1 और 1 आ जाएगा, जो कि 5 है। m1 स्लोप 5 आ गई है, और m2 स्लोप जो है, जो कि आपके पास b और c के दरमियान है, ये स्लोप आपके पास a b के दरमियान है, और ये m2 जो है ये हमारे पास b c के दरमियान है। हमने ये सब लेट किया हुआ है। तो अब आपके पास जो स्लोप आ जाएगी m2 की, वो आपके पास पॉइंट्स b और c को यूज़ करके आएगी। तो हम इसको लिख लेते हैं। b और c पॉइंट्स की स्लोप जो है वो 3 - 4 - 2 - 3, इस तरह से ये स्लोप आपके पास -1/-5, जो कि 1/5 आ जाएगी। ये m3 स्लोप जो है वो c और d के दरमियान है। यहाँ d पॉइंट भी है हमारा, जो कि x और y है। तो c और d के दरमियान जो स्लोप हम निकाल रहे हैं वो m3 है। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगी y2 - y1 ओवर x2 - x1, इस तरह से लिख लें इसको। तो ये y - 3 ओवर x + 2, ये m3 स्लोप आ गई। m4 जो है वो आपकी a और d के बिटवीन स्लोप आ रही है। तो a और d के बिटवीन जो स्लोप हमने निकालनी है वो हमारे पास है m4, जो कि a और d के पॉइंट से निकाल लेते हैं। तो ये
हमारे पास है -1, जैसे ए पॉइंट यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये है, और डी एक्स और वाई है। तो आप अगर इधर से ले रहे हैं या इधर से, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने इधर से ले लिया तो ये -y/2 - x, ये आपके पास M4 स्लोप आ गई। अब हमने इनकी कंडीशन स्टूडेंट्स यूज़ करनी है, जैसे कि M1 स्लोप जो है वो M3 के इक्वल है। तो इसको हम लिख लेते हैं, जैसे M1 स्लोप अगर आपकी M3 के इक्वल है तो M1 स्लोप हमारे पास क्या थी, 5। अगर आप देखें तो M3 जो है वो आपके पास ये है, ये बन रही थी स्लोप। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपको सॉल्व करके एक इक्वेशन आ जाएगी, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि क्या इक्वेशन आ रही है। ये वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 5x + 2y - 3, ये 5x + 10 = y - 3। और अगर हम एक कांस्टेंट एक साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास y - 5 है। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई M1 M2 को इक्वल लेने से। ये हमारे पास M1 और M। इसी तरह अगर हम M2 और M4 को इक्वल लेंगे, क्योंकि ये पैरेलल स्लोप्स थी, आपस में पैरेलल लाइंस थी, इनकी स्लोप सेम होगी। तो M2 आपके पास 1/5 है और M4 जो है वो ये वैल्यू थी। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से इसको ऊपर ले आए 2 - x, जबकि ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होने से ये इस तरह से आ जाएगा। ये 2 - x -5 -5y आ जाएगा। और ये 5 अगर हम इस तरफ ले आए तो प्लस हो जाएगा 7, जबकि ये x - 5y हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 आ रही है। अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो ये जो इक्वेशन 1 है और 2 है, मैंने इनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो कोई एक एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको, इस इक्वेशन 2 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं बाय 5 तो इस तरह से ये 5x 1 के साथ सेम हो जाएगा और फिर मैं इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास इक्वेशन 2 जो आ जाएगी 5x - 25y। अब इसके साथ हम इक्वेशन 1 रखें अगर, तो वो हमारे पास आ रही है -x + y, इस तरह से आ रही थी। तो इनको मैंने देन बाय एडिंग 1 और 2 किया है, दोबारा इनको फिर मैंने ऐड कर लिया तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा x, और यहाँ से आपके पास 24y, जबकि यहाँ से 48 आ जाएगा। और इस तरह से आपके पास y जो है वो -2 आ रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, यानी कि 48 के साथ -24 नीचे आ रहा था और उस तरह ये कैंसिल होके -2 वैल्यू आपके पास आ जाएगी y की। अब हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y की वैल्यू -1 -2 आ चुकी है। y = -2, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास बेसिकली ये थी, तो इसके अंदर अगर हम y की वैल्यू -2 डाल दें तो ये 5x प्लस में ले जाएं, इस तरफ ले आएँ, और ये 13 उस तरफ ले जाएं -2, और इस तरह से ये आपके पास जो है वैल्यू -2 और ये -13 आ जाएगी। तो इसको आप -15 लिख सकते हैं, दोनों माइनस के साइन थे, ऐड हो गए तो x = -3 आ गया। इस तरह से जो आपके पास रिक्वायर्ड वर्टेक्स था जिसको हमने d कहा था, x y उसके कोऑर्डिनेट थे, तो इस तरह से हमारे पास d जो है वो -3 और -2 आ गया। ये आपका रिज़ल्ट है इसका। तो नेक्स्ट हम अब इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसका वो देख लेते हैं।
कि इफ़ एक्स आपके पास 3 पॉइंट्स हैं आर दी वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, किसी वर्टिसेस के ये तीनों पॉइंट्स हैं, ट्राइंगल है के वर्टिसेस हैं, तो स्लोप ऑफ द साइड्स आपने फाइंड आउट करनी है, स्लोप ऑफ द मीडियन आपने फाइंड आउट करनी है एंड स्लोप ऑफ द ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इनको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स के ये 14 क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी, ये तीनों वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। आपको फाइंड आउट करना है स्लोप्स ऑफ द साइड्स। तो ये मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जैसे ये ए बी एक साइड है, बी सी दूसरी है, सी ए, तो इनकी स्लोप्स निकालना बहुत आसान है। जैसे ये M1 M2 और M3 है, तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके आप एक स्लोप निकाल लें, फिर बी और सी को निकाल लें स्लोप, और सी और ए को यूज़ करके आप एक स्लोप निकालें। जैसे मैंने यहाँ पे स्लोप निकाली है, स्लोप ऑफ साइड ए बी आपके पास क्या होगी, अगर मैं ए और बी दोनों के पॉइंट्स को यूज़ कर रही हूँ तो ये वो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इनके पॉइंट्स यूज़ किए हैं, 5 माइनस 0 0 माइनस 5, इस तरह से ये -1 आपके पास स्लोप ऑफ द साइड ए बी होगी। स्लोप ऑफ द साइड बी सी के लिए हमने बी और सी पॉइंट्स यूज़ किए हैं, जैसे y3 माइनस y2 किया है मैंने, इसी तरह x ये आपके पास स्टूडेंट्स x3 माइनस x1 होगा, और यहाँ पर आपने वैल्यूज़ डाली तो ये 3/8 आ गया, इसकी स्लोप आ गई है। इनको पॉइंट्स को आप इजीली चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास जो c और a की स्लोप होगी वो y3 माइनस y1 और x3 माइनस x1, यानी ए सी के पॉइंट्स डाले हैं, इस तरह से साइड ऑफ द स्लोप्स ए सी आ गया। ये वही पीछे वाला सारा पैटर्न था, ये यहाँ तक हो गया। अब जो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें 14 के अंदर, तो आपको तीन जो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल दिए हैं, इसमें स्लोप ऑफ द साइड्स तो बहुत आसान है, हमने निकाल ली, वही पिछला मेथड था। लेकिन स्लोप ऑफ द मीडियंस आपने कैसे निकालना है, तो स्लोप ऑफ द मीडियन हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पर स्लोप ऑफ द मीडियन के लिए सबसे पहले आपके पास जो ट्रायंगल है उसको देखें कि वो किस तरह से थी। लेट्स सपोज मेरे पास ये ए बी और सी एक ट्रायंगल थी, तो ये मीडियन क्या होता है आपके पास, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर सी वर्टेक्स से मैं एक लाइन लेती हूँ ए सी के मिड पॉइंट के ऊपर, जो कि डी है, अगर डी मिड पॉइंट के ऊपर वो मैं लाइन ले रही हूँ, तो ये आपके पास सी डी जो है ये मीडियन कहलाता है, ये मीडियन होगा। इसी तरह से आपके पास जो ए से सी बी के ऊपर मैं लाइन लूँ, या इसका जो मिड पॉइंट है वो ई ले लें, इसका मिड पॉइंट एफ ले लें। तो सबसे पहले तो हम इस ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं, जिनके पॉइंट्स हमारे पास नहीं हैं। तो लेट डी E and F be the midpoints of, जैसे D किसका था, A B का, और E जो है वो C B का, एंड फाइनली F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ C A। तो मिड पॉइंट आपको स्टूडेंट्स याद है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मिड पॉइंट देख लेते हैं हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट के लिए जैसे मैं मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रही हूँ, मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम अगेन लिख लेते हैं, जैसे ए मेरे पास पॉइंट था 5 0 और बी मैंने लिया हुआ है 0 और 5 को। तो मिड पॉइंट मेरे पास ए बी का डी है, जो कि होगा, जैसे अगर आपने इसको x1 y1 का है, इसको स्टूडेंट्स x2 और y2 का है, तो मिड पॉइंट याद कर लें, 7 चैप्टर में हमने किया था, ये होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट कहलाता है। क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट डी था, तो ये ए बी के पॉइंट्स ही यूज़ किए हैं। तो x1 और x2 यहाँ देख लें तो 5 प्लस 0/2, y1 भी 0 प्लस 5/2, इस तरह से जो डी पॉइंट आपके पास आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स 5/2 और 5/2 है, ये है मीडियन। अब आपको ये फिगर अगेन बना लें, जैसे आपको मैंने बताया ए बी और सी है, तो यहाँ ये मिड पॉइंट है, तो ये ए सी आपने मीडियन है आपके पास। तो
सी डी आपके पास मीडियन है, तो मुझे स्लोप तीनों मीडियंस की निकालनी है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से ई पे ले लूँ तो ये मीडियन जो है वो मेरे पास, ये आप लिख लें, मीडियन मेरे पास सी डी बन रहा है एक, ये आपका एक मीडियन होगा, मीडियन ए ई ये सेकंड हो गया। और यहाँ से मैं अगर यहाँ पे इसके एफ पॉइंट पे एक लाइन ले लूँ तो इस तरह से मेरे पास यहाँ भी एक मीडियन बन गया जो कि बी एफ है। तो मुझे इनकी स्लोप्स निकालनी है, ये मेरा क्वेश्चन था। मैंने आपको तीनों मीडियन ड्रॉ करके बता दिए, तो स्लोप्स निकालने के लिए आपको पता है वही फार्मूला लगेगा। अगर मीडियन को मैं सी डी को कह रही हूँ तो सी का और डी का पॉइंट यूज़ करें और फिर स्लोप निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मेरे पास जो पहली स्लोप आएगी, स्लोप ऑफ मीडियन सी डी, वो किसके इक्वल होगी, वो मेरे पास सी और डी पॉइंट्स को यूज़ करके आएगी। जैसे सी का पॉइंट हमारे पास था 8 8 और डी हमने खुद फाइंड आउट किया है 5/2 5/2। तो इस तरह से ये सी डी की जो स्लोप आपके पास आ रही है वो, इसको अगर आप x1 y1 कह रहे हैं, x2 y2 कह रहे हैं, तो ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देख लें, मैं इसको सॉल्व किए बगैर भी कैंसिल कर सकती हूँ, क्योंकि जब ये सॉल्व होंगे तब भी ये सेम आएंगे। तो आप इस सारे को भी यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ये सेम है तो सारा ही कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इस तरह स्लोप ऑफ द मीडियन सी डी जो है वो 1 है। इसको आप यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसका डिनोमिनेटर सेम कर दूँ तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2। इस तरह 5 माइनस 8 से -3/2 आ जाएगा, तो -3/2 ऊपर था और -3/2 नीचे था, तो ये सारे कैंसिल आउट होके आपको 1 दे रहे हैं सी डी। तो मीडियन स्लोप ऑफ द मीडियन सी डी आपके पास 1 आ गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, स्लोप ऑफ द मीडियन ए ई निकालते हैं और स्लोप ऑफ द मीडियन बी एफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन आप कंसीडर करें, ये मैंने सॉल्व किया है। जैसे आपके पास जो फिगर है उसको आप याद रखें, जो मैंने यहाँ पर बनाई थी कि ई जो है वो आपके पास मिड पॉइंट होगा सी और बी का। तो इसी तरह से जो मिड पॉइंट ऑफ ई है वो है सी और बी का मिड पॉइंट, यानी कि सी पॉइंट आपके पास ये था और मिड पॉइंट जो था वो आपके पास ई है। ई आपने फाइंड आउट करना था, हमारे पास नहीं था, ये यहाँ से आ जाएगा। ये आपके पास ई आ गया है 4 और 3, ई जो है वो आपके पास 4 और 13/2 आ गया है, यानी कि ये सी, और इसको भी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये बी है, सी और बी का मिड पॉइंट है। तो बी आपके पास पॉइंट था 0 और 5, इन दोनों को यूज़ करके मैंने ये मिड पॉइंट निकाला है। मिड पॉइंट निकालना भी मैंने आपको पीछे बताया, उस मेथड से इसको निकाल लें। ये ई आ गया है। अब आपने स्लोप ऑफ लाइन ए ई निकालनी है, जो कि फिगर से आपको पता है ए पॉइंट गिवन था, ई फाइंड आउट कर लेना है। तो ये स्लोप आपके पास इस तरह से आ जाएगी, ए और ई के पॉइंट्स डालने से आ जाएगी ये -13/2। इसी तरह से जो आपके पास मिड पॉइंट है एफ, वो ए और सी का है, और आपको पता है कि ए पॉइंट आपके पास गिवन है ये, जबकि सी पॉइंट आपको गिवन था ये। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, पहले दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, कोमा फिर दूसरे दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है 2 से। इस तरह से ये आपके पास एफ के पॉइंट्स आ गए हैं। और अब एफ़ और बी, चूँकि मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है एफ़ बी पे, बी हमारे पास गिवन था और एफ़ जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो एफ़ और बी का मीडियन की स्लोप भी आप इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे कि एफ़ और बी दोनों के पॉइंट्स आपस में यूज़ कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने इनको इसको y6 और x6 लिया हुआ है, आप 1 2 भी वैल्यूज़ को नाम दे सकते हैं, और इसको मैंने x2 और y2 दिया है। तो यहाँ स्लोप का फार्मूला लगा के ये इस तरह से आपके पास स्लोप ऑफ द मीडियन लाइन जो है वो एफ बी आ गया है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपने स्लोप ऑफ द मीडियन, 3 मीडियन थे, तीनों की स्लोप्स फाइंड आउट कर लिए हैं। आप स्लोप ऑफ द ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड आपके पास क्या होता है ये देख लेते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि फिगर से हम देखेंगे ये ऑल्टीट्यूड क्या होता है।
अगर ये ए बी और सी हैं तो ऑल्टीट्यूड भी सी से ही लाइन आती है मीडियन की तरह, लेकिन मीडियन की लाइन मिड पॉइंट पर आती है, जबकि ये ऑल्टीट्यूड की लाइन ए बी के ऊपर कहीं भी आ सकती है। बस ये इसकी कंडीशन ये होती है कि ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। आपके पास जो ऑल्टीट्यूड होता है इसको 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से ये मेरे पास, अब मैं यहाँ पे कुछ डी पॉइंट तो नहीं ले सकती क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड है और मेरे पास नीचे कोई पॉइंट नहीं गिवन, तो इसकी स्लोप आप इस तरह से निकाल सकते हैं जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अगर दो लाइंस आपस में याद कर लें आपके, जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, 90 का एंगल बना रही होती हैं, तो एक की स्लोप m1 और अगर दूसरे की स्लोप m2 है, अगर आपके पास सिर्फ एक स्लोप गिवन है, लेट्स सपोज आपको m1 गिवन है, तो m2 आपके पास ऐसे आ जाएगी कि आप माइनस के साथ m1 को उल्टा कर दें। तो यहाँ पर हम वो कंडीशन लगाएंगे परपेंडिकुलरिटी की, क्योंकि ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह से मुझे इस लाइन की स्लोप मालूम करने के लिए या ऑल्टीट्यूड सी की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए ए बी की स्लोप पता होनी चाहिए। तो ये आप पार्ट नंबर 1 से याद कर लें, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट नंबर 1 में ये सारी स्लोप्स लिखी हैं। इसको आप रिकॉल कर लें, रिकॉल करें। हम लिख लेते हैं इसको कि जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है आपके पास वो क्या थी, स्लोप ऑफ लाइन बी सी क्या थी, और स्लोप ऑफ लाइन सी ए आपके पास क्या थी। ये तीनों स्लोप्स हम लिख लेते हैं पहले। ये स्टूडेंट मैंने पार्ट नंबर 1 से स्लोप सारी लिख ली है जो कि हमने फाइंड आउट की थी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी -1 है, स्लोप ऑफ द लाइन बी सी 3/8 थी, स्लोप ऑफ द लाइन सी ए 8/3 है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस स्लोप को उल्टा करने से सी की स्लोप आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम सी से जो ऑल्टीट्यूड है उसकी स्लोप क्या होगी, -1/, स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप के साथ माइनस लगाने से उल्टा करके आ जाएगी। तो ये आपके पास 1 आ जाएगी इसकी स्लोप, इसका मतलब हुआ ये 1 है। इसी तरह से अगर हम स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए निकालें तो वो क्या होगी, यहाँ से आप देखें कि ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन है जो इसके ऊपर आ रही है और वो सी बी का रेसिप्रोकल होगी। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास -1/, स्लोप ऑफ लाइन सी बी है, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड ए से सी बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से -1/, स्लोप ऑफ सी बी या बी सी आपने 3/8 लिखी हुई थी। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाय 3/8 है, जिसको आप -1 मल्टीप्लाई करके 8/3 लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, उल्टा करके आ जाएगी -1 इंटू 8/3 था, जिसको आप -8/3 भी कह सकते हैं। अब लास्ट स्लोप की तरफ चलते हैं। स्लोप, ये फिगर है आपके पास। अब यहाँ से ऑल्टीट्यूड बी से जो होगी परपेंडिकुलर लाइन ए सी के ऊपर, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम बी इज इक्वल्स टू -1/, स्लोप ऑफ लाइन। अब आप देखें स्लोप ऑल्टीट्यूड चूँकि बी से आ रहा है स्टूडेंट्स, बी से ए सी के ऊपर आ रहा है, तो फिर मुझे स्लोप ऑफ ए सी लिखना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ लाइन ए सी, तो इस तरह से ये आपके पास -1/, ए सी की स्लोप जो है वो हमने लिखी थी सी ए या ए सी की 8/3।
तो इस तरह से इसको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 8/3, ये आपके पास मल्टीप्लाई करके 3/8 आ जाएगा और इस तरह से -3/8। इस तरह से हमारे पास तीनों ऑल्टीट्यूड की स्लोप्स आ गई हैं। और इस एक्सरसाइज से मुतल्लिक या पिछले चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।